छात्रों, यह क्वेश्चन आपको टेस्ट के तौर पर दिए गए थे, जो अधिकांश वही क्वेश्चन थे जो सिलेबस में आपने अब तक पढ़े हैं। अनुपात विश्लेषण से संबंधित सभी क्वेश्चनों को रखा गया था और यह आशा भी की जाती है कि अधिकांश छात्रों ने इस टेस्ट को अधिक से अधिक हल किया होगा। इसके आंसरों को हमें मिलाना है और समझना भी है। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ रेशो एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण के जन्मदाता कौन थे? तो आपके पास आपने आंसर लिखा है इसका, अलेक्जेंडर वॉल। अनुपात विश्लेषण के जन्मदाता अलेक्जेंडर वॉल थे। क्वेश्चन नंबर 2, करंट रेशो इज द काइंड ऑफ। चालू अनुपात किस अनुपात का प्रकार है? तो ये हमने थ्योरिकल में पढ़ा है कि लिक्विडिटी रेशो, तरलता अनुपात के दो भाग होते हैं, चालू अनुपात और तरलता अनुपात। ये दोनों तरलता अनुपात लिक्विडिटी रेशो के ही पार्ट माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, करंट रेशो इज कॉल्ड एज आइडियल रेशो व्हेन इट इज़। चालू अनुपात को आदर्श अनुपात कब माना जाता है? तो आपने पढ़ा है कि 2:1, 2:1। जब ऐसी कंडीशन आती है 2:1 की, तब हम चालू अनुपात को आदर्श अनुपात मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडियल रेशो ऑफ क्विक रेशो इज। तरलता अनुपात का आदर्श अनुपात क्या है? चालू अनुपात में हम 2:1 को मानते थे, जबकि तरलता अनुपात में 1:1, 1:1 इज एन आइडियल रेशो ऑफ क्विक रेशो। तरलता अनुपात का 1:1 आदर्श अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में, नेट प्रॉफिट रेशो इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड डैश। इसमें हमें अपने आंसर को लिखना था। शुद्ध लाभ अनुपात शुद्ध लाभ और के बीच संबंध स्थापित करता है। तो जब हम नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लगाते थे, तब हम लिखते थे नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो दो पक्षों के बीच में संबंध बताया जाता है, शुद्ध लाभ तथा शुद्ध बिक्री। तो नेट सेल हमारा आंसर होगा। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। लाभदायकता अनुपात के भेद कितने हैं? तो लाभदायकता अनुपात जिसमें हम लाभ के आधार पर गणना करते हैं, इस प्रकार से हमने 4 भेद पढ़े थे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ROI के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से लाभदायकता अनुपात के 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक्टिविटी रेशो इज कैलकुलेटेड इन। क्रियाशीलता अनुपात की गणना किस में की जाती है? आपको पता है कि रेशो एनालिसिस में हम 3 प्रकारों का यूज़ करते हैं गणना करने के लिए। परसेंटेज का प्रयोग करते हैं, टाइम्स का यूज़ भी किया जाता है और रेशो में भी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो एक्टिविटी रेशो में हम कैलकुलेशन टाइम्स में करते हैं, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, ये सभी हमारे टाइम्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, आइडियल रेशो ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्कंद आवर्त अनुपात का आदर्श अनुपात क्या है? जब हमने इसकी थ्योरिकल पढ़ा था स्टॉक टर्नओवर रेशो का, तब हमने उसमें लिखा हुआ है कि स्टॉक टर्नओवर रेशो का आइडियल रेशो 5 टाइम्स होता है। 5 गुना होने पर इसे आदर्श अनुपात माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड इन ए लीप ईयर टू फाइंड आउट एवरेज कलेक्शन पीरियड। एक लीप वर्ष में औसत संग्रह अवधि की गणना करने के लिए कितने दिनों की संख्या से गणना की जाती है? हम सभी जानते हैं कि एक लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है, जिसमें दिनों की संख्या 366 होती है। ऐसी कंडीशन में
एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालते समय हम 366 से मल्टीपल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर ऑफ डेज आर इन एन ऑर्डिनरी ईयर। अभी हमने पढ़ा कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन भी उसी से संबंधित रखा गया है, एक सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो आप जानते हैं कि एक सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, हाउ मैनी नंबर ऑफ डेज इन ए एवरेज मंथली ईयर। जब हमें कोई सूचना नहीं होती तो हम औसतन महीनों के लिए 30 दिन का प्रयोग करते हैं। ऐसी कंडीशन में यदि एक वर्ष में औसत दिनों की संख्या हमें जाननी हो तो हम एक महीने की दिनों की संख्या 30 × 12 360 दिन, हमारे एक औसत वर्ष में 360 दिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो इज़ कैलकुलेटेड इन। लेनदार आवर्त अनुपात की गणना की जाती है किसमें, परसेंटेज में की जाती है, टाइम्स में की जाती है या रेशो में की जाती है। जबकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि क्रियाशीलता अनुपात एक्टिविटी रेशो में आने वाले सभी रेशों की गणना हम टाइम्स में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखना है, जिसमें लिखा हुआ है, राइट डाउन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी की गणना करने का सूत्र जो नीचे लिखा हुआ है, WC = CA - CL। WC वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी, CA करंट एसेट्स चालू संपत्ति माइनस CL करंट लायबिलिटीज़ चालू दायित्व। जैसा कि हमने बराबर में हल भी किया हुआ है कि कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, WC = CA - CL। तो कई क्वेश्चनों को हल करते समय इस हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं कि कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व या फिर WC = CA - CL। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखना है, स्टॉक टर्नओवर रेशो इज़ 2.5 टाइम्स। एवरेज स्टॉक इज़ ₹36,000। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। स्कंद आवर्त अनुपात हमें दिया हुआ है 2:5। औसत स्कंद दिया है 36,000। बिके हुए माल की लागत हमें निकालनी है। जैसा कि हमारे इसकी सॉल्यूशन को भी हमें देखना है, स्टॉक टर्नओवर रेशो = कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। बराबर में हमने आंसर को लिया है 2.5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें निकालना है। एवरेज स्टॉक हमें दिया हुआ है 36,000 = 2.5 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड = 36,000 × 2.5 हमारी वैल्यू फाइंड आउट होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की 90,000। तो इस प्रकार से हमारे बिके हुए माल की लागत 90,000 हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखना है, करंट एसेट्स 80,000। करंट रेशो इज़ 1.5:1। फाइंड आउट करंट लायबिलिटीज़। चालू संपत्ति 80,000 रुपये। चालू अनुपात 1:5:1। चालू दायित्व की राशि हमें निकालनी है। तो चालू दायित्व निकालने के लिए फिर हमें फॉर्मूले का यूज़ करना है, करंट रेशो = CA करंट रेशो = CA/CL। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स हमें दी हुई हैं 80,000। करंट लायबिलिटीज़ हमें निकालनी हैं। थोड़ा असुविधा के लिए क्योंकि फ़ोन आ गया था किसी का, बीच में वीडियो को रोकना पड़ा। जैसा कि हमारे क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, CA/CL = CR। CR करंट रेशो है,
CA करंट एसेट्स और CL करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स 80,000 रुपये, करंट लायबिलिटीज़ हमें निकालनी हैं, जबकि करंट रेशो हमें दिया हुआ है 1.5। इसी के नीचे हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे पॉइंट हटाने के बाद, तो 15/10 एक ही वैल्यू से दोनों को डिवाइड करने के बाद 3/2 क्रॉस मल्टीपल जब हमारी की जाएगी तो 3CL इजकल टू 18,000 इंटू 2, CL इजकल टू 1,60,000, जिसे हमें 3 से डिवाइड करना है और फिर हमारी वैल्यूशन प्राप्त होती है 53,333 रुपये 33 पैसे। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 53,333 रुपये चालू दायित्व हमें प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखना है, जो क्वेश्चन नंबर 15 की मदद से होना था। इन द अबव क्वेश्चन स्टॉक इज़ 20,000 देन क्विक रेशो इज़। उपरोक्त प्रश्न में यदि स्कंद 20,000 रुपये हो तो तरलता अनुपात कितना होगा। आप भी जानते हो कि क्विक रेशो, क्विक एसेट्स निकालते समय हम स्टॉक को शामिल नहीं करते, तब ऐसी कंडीशन में हम करंट एसेट्स में से स्टॉक की वैल्यू को घटाकर क्विक एसेट्स को निकाल लेते हैं। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि क्विक रेशो निकालने के लिए हम करंट एसेट्स में से स्टॉक को घटाएंगे। 80,000 रुपये हमारे करंट एसेट्स के हैं, 20,000 रुपये हमारे स्टॉक के, दोनों वैल्यू घटने के बाद 60,000 की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। क्विक रेशो इजकल टू, फॉर्मूला आपके पास है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ हमने पहले ही फाइंड आउट की हैं 53,333 रुपये 33 पैसे। इस वैल्यू को ना लिखकर यदि हम चाहें सुविधा के लिए कैलकुलेशंस आसान हो जानी हैं, हम 1,60,000 बटे 3 वैल्यू को हम इसके बटे में रखेंगे और फिर उससे वैल्यू हम हल करेंगे तो हमें रेशो प्राप्त होगा 1.125:1। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा और रह गया है उसी में ही, जो नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। इन द अबव क्वेश्चन इज क्विक रेशो इज कॉल्ड एन आइडियल रेशो ऑफ क्विक रेशो। क्या उपरोक्त प्रश्न में तरलता अनुपात का एक आदर्श अनुपात, ये जो हमारा आंसर आया है तरलता अनुपात का, क्या यह अनुपात आदर्श अनुपात कहलाएगा। तब ऐसी कंडीशन में हमने लिखा है यस, आइडियल रेशो इज़ 1:1, क्योंकि तरलता अनुपात का आदर्श अनुपात 1:1 होता है, जबकि हमारा आंसर आया है 1.125:1। इसका मतलब कि 1:1 से अधिक है, इसलिए यह आइडियल रेशो कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एवरेज पेमेंट पीरियड इज़ 73 डेज। इफ़ टोटल पेबल अमाउंट इज़ 60,000, द अमाउंट ऑफ नेट क्रेडिट सेल विल बी। औसत भुगतान अवधि 73 दिन दी हुई है। यदि कुल देय राशि 60,000 हो तो कुल शुद्ध उधार बिक्री की गणना हमें करनी थी। और आप जानते हैं कि यह जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, यह आपके कॉमन सेंस को चेक करने के लिए दिया गया था। औसत भुगतान अवधि की सहायता से हम शुद्ध उधार बिक्री को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि औसत भुगतान अवधि में शुद्ध उधार बिक्री का कोई रिलेशन नहीं होता है। जिसने हल किया है, ये आपके कॉमन सेंस के लिए था कि हम कितना फोकस करे हुए हैं। तो मैंने इसके आगे लिख दिया है कि यह ज्ञात नहीं किया जा सकता, नॉट कैलकुलेटेड। क्यों, इसके लिए हम यहाँ पे समझेंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है टोटल रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल इंटू 365, 360, 366 जैसी भी हमारे पास कंडीशन है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड में दो पक्षों के बीच हम संबंध बताते हैं, टोटल रिसीवेबल और नेट क्रेडिट सेल, जबकि एवरेज पेमेंट पीरियड में हम टोटल पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज के बीच रिलेशन बताते हैं। जब हमारे पास एवरेज पेमेंट पीरियड की वैल्यू दी हुई है, टोटल पेबल दिए हुए हैं,
तो हम नेट क्रेडिट सेल कैसे निकाल सकते हैं? हम तो नेट क्रेडिट परचेज ही निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने हल करके लिखा है कि यदि यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल ना हो के नेट क्रेडिट परचेज होता तब हम इसकी वैल्यू निकाल लिए होते और तब हमारे पास वैल्यू इस प्रकार से निकलती जैसा कि हमने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखना है, इन द अबव क्वेश्चन, जो हमें 18 की सहायता से करना था, एवरेज पेमेंट पीरियड इन मंथ विल बी। यदि हम इसे मंथ में कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त प्रश्न में औसत भुगतान अवधि माह में होगी कितनी? तो आपको पता है कि जब हम ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन को हल करते हैं तो 365 या 360, 366 के स्थान पर हम नंबर ऑफ मंथ लिखते हैं इन ए ईयर। एक वर्ष में हमारे पास 12 महीने होते हैं। हमने वही वैल्यू लिखी है 60,000 अपॉन में 3 लाख इंटू 360, 365 के स्थान पर हमने लिखा 12 और इस प्रकार से हमें आंसर मिला 2.4 मंथ। क्वेश्चन नंबर 20 को देखना है, स्टॉक टर्न ओवर रेशो इज़ 3 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज़ 60,000, ओपनिंग स्टॉक 16,000, फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक। स्कंद आवर्त अनुपात 3 गुना, बिके हुए माल की लागत 60,000, प्रारंभिक रहतिया हमें दिया हुआ है 16,000, हमें अंतिम स्कंद निकालना है। कैसे निकला है उसे हमें देखना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक इजकल टू स्टॉक टर्नओवर रेशो हमारा फॉर्मूला है। 60,000 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वैल्यू है। एवरेज स्टॉक वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें दो चीज़ें मिली हुई हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो का आंसर भी हमारे पास है 3 टाइम्स। क्रॉस मल्टीपल करने के बाद 3 इंटू एवरेज स्टॉक इजकल टू 60,000, एवरेज स्टॉक इजकल टू 60,000 अपॉन 3 इजकल टू 20,000। एवरेज स्टॉक हमें मिल गया। उसकी सहायता से अब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 इजकल टू 20,000। क्रॉस मल्टीपल करने के बाद ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमने रखी है 16,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक इजकल टू 40,000। क्लोजिंग स्टॉक इजकल टू 40,000 माइनस 16,000 इजकल टू 24,000। सभी छात्रों को अपने क्वेश्चनों के आंसर चेक करने के बाद अपने स्कोर को सेंड करना है कि किसने कितना स्कोर गेन किया है और कितने टाइम में गेन किया है, क्योंकि भविष्य में एक योजना बनाई जा रही है कि जून से रात 8 बजे से 20 क्वेश्चनों की MCQ की एक सीरीज़ कॉमर्स की स्टार्ट की जाएगी, जो हमारी 10th और 12th लेवल के हिसाब से होगी, जिसमें MCQ तो नहीं होंगे, क्योंकि आप भी जानते हो कि मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं होता कि उसमें विकल्प भी दिए जाएं। जो हमने अब तक पढ़ा है 12th में और जो हम आगे भी पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इस जून के महीने में हम कुछ नया कुछ पुराने की हम जांच करेंगे। हम कितना जान पाए हैं, हम कितना आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसे भी हमें जांचना है, समझना है। उसी के सहयोग के लिए उसी उद्देश्य से एक योजना बनी है कि इसी चैनल पर 20 क्वेश्चनों की MCQ क्वेश्चनों की एक सीरीज चलाई जाए 1 जून से रात 8 बजे से, जिसमें आपका सहयोग यदि मिलता है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा और इस छूटे हुए समय में जो हमारी क्षति हुई है शायद हम उसे पूरा कर सकें। तो लगभग 1 जून से रात 8 बजे से प्रतिदिन 20 मल्टीपल क्वेश्चनों की एक सीरीज़ चलाई जाएगी, जो हमारे अब तक के पढ़े हुए चैप्टरों से रिलेटेड होगी और आगे आने वाले चैप्टरों से रिलेटेड भी होगी। हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। कर दिया।